हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। एक और नए क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम वापस इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें शायद यहाँ पे आंसर लिखने चाहिए, या फिर किस तरीके से इन्विजिलेटर क्या देख रहा है हमारे आंसर्स में, जिस वजह से वो हमें मैक्सिमम मार्क्स के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसी को इंगेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पेपर हमारा चल रहा है 2022 सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को हमने पिक किया कहीं ना कहीं। यहाँ पे लास्ट हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 को पिक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 को पिक करने की कोशिश करिए। किस तरीके से आंसर्स लिखना है, ये जनरल क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमारे। जनरल क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियसली हम देखते हैं हर एक पार्ट जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है लमसम, लगभग हम बोल सकते हैं। और उसी के अलावा 10 मिनट में हमें इसको लिखना है, एक आंसर को कहीं ना कहीं, एक पार्ट को जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे 150 वर्ड्स के अप्रॉक्स हमारे आंसर्स में वर्ड्स होने चाहिए कहीं ना कहीं। ये बेसिक सी आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है और समझ के लिखनी है कहीं ना कहीं। होपफुली यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी थोड़ी बहुत कि किस तरीके से हम जब इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी चीज़ें एफिशिएंसी के साथ निखर के आ भी रही है, राइट। होपफुली हमने रेड कलर में लिखा था, थोड़ा अब इसको येलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो यहाँ पे आप इसको 1.5 और 1.2 या फिर 2x के तौर पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोड को समझते हैं, ताकि हमारी कोड की अंडरस्टैंडिंग और एक ऐसे राइटिंग के अंदर जो कोड्स के एक्सप्लेनेशंस होते हैं, या किस तरीके से एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन के अंदर जब कोड्स को एक्सप्लेनेशंस के तौर पे पूछा जाता है तो हम वहाँ पे उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. एक नेशन को जज करने का सबसे बेसिक तरीका जो दिया है नेल्सन मंडेला, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। किस तरीके से कितने साल जेल में रहे, उसके बाद भी अपने आप को सस्टेन करते हुए लाइफ में इतनी हायर लेवल पे अप्रोच किया कहीं ना कहीं खुद ना खुद को। यहाँ पे इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। A nation should not be judged by how it treats its highest citizen. एक नेशन जो है, एक कंट्री जो है, वो अपने आप को अगर जज कर रही है, जज करते समय अगर वो अपने आप को एज ए हाईएस्ट पर्सन सिटीजन्स को, वहाँ पे जो पब्लिक रह रही है उनको ही देख रही है कहीं ना कहीं, उनके बेस पे ही कंट्री अपने आप को जज कर पा रही है, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। यहाँ पे बोला द नेशन शुड बी जज्ड बाय इट्स लोएस्ट वंस। दो पैराग्राफ, दो लाइंस बन रही हैं यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं, दो फ्रेजेस बन रहे हैं। अ नेशन शुड नॉट बी जज बाय हाउ इट ट्रीट्स हाईएस्ट सिटीजन्स, बट अ नेशन शुड बी जज बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स लोएस्ट वंस। तो यहाँ पे जो हमारे कोड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे हमारी चीज़ों को समराइज करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर होगा नेल्सन मंडेला के द्वारा। इनकेस अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड और भी एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो www.sochias.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे को दो पार्ट्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, किस तरीके से दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमें क्या पूछा गया है, रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 months। 2022 का पेपर है, तो उस समय रिसेंटली वॉर शुरू हुई थी, राइट। डिफरेंट कंट्रीज हैज टेकन इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड एक्शन कीपिंग इन माइंड देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वी आर ऑल अवेयर दैट war has its own impact on different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war its continues so far? Illustrate the justification with the ethical issues involved in the given state of affairs. बेसिक सा क्वेश्चन है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन को एग्जाम्पल्स में लेते हुए हमें लिखने की कोशिश करें। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर इस सिचुएशंस में कोई भी कंट्रीज़ होती है, किस तरीके से वहाँ पे एथिकल डायलेमास बनते हैं, एथिकल कंडीशन बनती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं, उनके को लेके हमें यहाँ पे डिस्कस करना है थोड़ा सा। और किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज हैज इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड एक्शन कीपिंग इन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए वर्क करती है कहीं ना कहीं। अब वो किस तरीके से वर्किंग है, वो किस तरीके से फॉर्मेट चल रहा है, उस चीज़ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं। होपफुली बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें क्लियर हुआ होगा। जरूरी नहीं है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हर बार इसी तरीके से पूछा जाए।
एग्जाम्पल समझ रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के आंसर्स लिखे जा सकते हैं, हम सिर्फ उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक बार आंसर के फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पे आएंगे। एज यूजुअल हम हमेशा शुरुआत करने से पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, वॉर इज वन ऑफ द सेटोप्रॉफिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय मैनकाइंड इटसेल्फ। वॉर जो है वो इंसानों के द्वारा ही क्रिएट किया गया, इंसानों को ध्यान देखा जाए तो उन्हीं के द्वारा ये चीज़ बनी है कहीं ना कहीं। ऑल अराउंड इम्पैक्ट ऑफ वॉर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस जनरेशन बट हैजर्ड इज इम्पैक्ट एक्सटेंड टू नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली बात है, एक लड़ाई अगर एक युद्ध छिड़ रहा है तो एक युद्ध एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहता है, इसके इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में देखे जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंक्लूड कर सकते थे यहाँ पे जापान का, किस तरीके से जापान को लेके यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है। We are witnessing that how Russia and Ukraine war seriously impacting the all possible corners of the society by the way of gross human rights violation, disruption in global demand supply chain, wastage of precious resources, widespread painful migration। ये बेसिक पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। किस तरह से इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं हम, सोशल भी बोल सकते हैं, कल्चरल वे में भी बोल सकते हैं, लिटरेचर का इम्पैक्ट, ड्रास्टिक नॉलेज डिजास्टर की तरफ देख सकते हैं हम, जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से। यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर में हम देख सकते हैं कि ये इस टाइप के यहाँ पे एट द एंड हम एक्सेट्रा कुछ और भी लिख सकते थे जो हमारे को उस समय याद आ रहा है, या आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा सकता था, बट डिपेंड करता है हम वहाँ पे किस लेवल तक सोच पा रहे, कितना जल्दी क्विकली सोच पा रहे, क्योंकि हमारे आंसर्स की टाइमिंग हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है कहीं ना, राइट। चलिए, टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ एपिसोड नेशन शुड टेक कलेक्टिव स्टैंड एंड एक्शन कीपिंग इन देयर ओन कलेक्टिव ग्लोबल इंटरेस्ट रेदर देन इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिविजुअल नेशनलिटी। हर एक कंट्री को यहाँ पे हम सॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक कंट्री को एक साथ इकट्ठा होकर किसी चीज़ को लेके वर्क करना चाहिए। यहाँ पे हर एक कंट्री अगर इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करती रहेगी, इंडिविजुअल लेवल पे ही अपने आप को डेवलप करती रहेगी या फाइट करेगी किसी चीज़ को लेके, तो परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल सकते। इसी के तौर पे हम देख सकते हैं किस तरीके से यूएन, यूनाइटेड नेशन, G20 इवेंट्स कोलैब होके किस तरीके से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। तो हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन में अगर लड़ाई हुई तो कलेक्टिव इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हर एक कंट्री को इंक्लूड होके यहाँ पे सॉल्यूशन देना चाहिए। पॉसिबल एथिकल इश्यूज व्हाइल लॉन्चिंग द वॉर एंड इट्स कंटिन्यूएशन। एथिकल इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली बात है किस तरीके से ह्यूमंस के जो अधिकार होते हैं, बेसिक राइट्स हैं, सोशल यूनिवर्सल लेवल पे हम बात कर सकते हैं, कंट्री के इंडिविजुअल लेवल पे बात कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे बात सकते हैं, कल्चरल लेवल पे बात कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल तो हमने बात करी एडेप्टेशन एज ए ह्यूमन काइंड के तौर पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, जन्मसिद्ध अधिकार जिसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इन द वॉर टाइम देयर इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वनरेबल सेक्शन फेसेस अनप्रिटेंडेड हार्डशिप। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जेनोसाइड, heinous measures brutally against women and children comes under the warsman form of human right violation। किस तरीके से ह्यूमन राइट वॉल्यूशन को यहाँ पे हमने ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स भी ले सकते थे, किस तरीके से रशिया में अगर यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं, या ह्यूमन राइट्स के तौर पे किस तरीके से माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें उनके जन्मसिद्ध अधिकार, जो उनके बेसिक राइट प्रॉपर्टी जो उन्होंने हार्ड एंड मनी से परचेस की होगी, तो वो कितनी डिजास्टर हुई कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे एथिकल राइट्स के तौर पे हम उन सबको बात कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के तौर पे उनको बात कर सकते हैं। एथिकल डायमेंशन ऑफ राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन, किस तरीके से फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन में जो गैप डिफ्रेंशिएशन बन रहा है, उसमें भी एक एथिकल कन्फ्यूजन या एथिकल डायनामास या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं। कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन वॉर इज पेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से आज के समय में अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते समय हम बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रीडेवलप करने में बहुत टाइम कंजप्शन होता है। ये टाइम कंजप्शन कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल और पेनफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इन तम बेसिक हम एग्जांपल्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम देखा जाए कि आज के समय में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, अगर नेक्स्ट जनरेशन के पास सेम बिल्डिंग पहुंचती तो वो उनको इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर वो बिल्डिंग डैमेज पहुंचती तो पहले तो वापस नेक्स्ट जनरेशन को उस बिल्डिंग को खड़ा करना होगा, उसके बाद वो इन्हेंस करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कितना जनरेशन टू जनरेशन हम देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं या फिर एथिकल इश्यूज जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल हिरोशिमा,
बेस्ट एग्जांपल है किस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग इन सेकेंड वॉर. द एथिकल कंसर्न हेयर इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन शुड पे बाय द कमिंग फ्यूचर जनरेशन. अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन जनरेट किया है, किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आंसर्स लिखते समय एक और क्वेश्चन जनरेट किया है ताकि हम ओपन माइंडनेस दिखा सकें कि किस तरीके से ओपन माइंडनेस हो सकती किसी टॉपिक को लेके, किसी कंसर्न को लेके कहीं ना कहीं, राइट. चलिए, और क्या हो सकते हैं इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी. ऑब्वियसली बात है किस तरीके से एक कंट्री किसी चीज़ को लेके कितनी जवाबदारी रखती है, कितना जवाब देना पड़ता है उसको, उस चीज़ को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा या एथिकल इश्यूज जनरेट होंगे, एथिकल डायनामास जनरेट होंगे. इन व्हाट टाइम हु इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू हुम. देर इज़ नो फिक्स क्राइटेरिया. ऑब्वियसली बात, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है. हर एक कंट्री जवाबदारी रखती है कहीं ना कहीं. यूएन को जवाब देगी या यूएन दूसरी कंट्री जो वॉर शुरू कर रहा है उसके साथ जवाबदारी मांगी. तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं होता है. हर एक जनरेशन, हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इसके अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी भी रखते हैं कहीं ना कहीं. नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल इंटरेस्ट. ऑब्वियसली बात है देयर इज अ ग्रेव एथिकल कंसर्न इज दैट नेशन पुट देयर ओन इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव ग्लोबल इंटरेस्ट. बेसिक सा पॉइंट दिखता है. इंडिविजुअल एस्पिरेशन, कलेक्टिव एस्पिरेशन. इंडिविजुअल एस्पिरेशन ऑफ पॉलिटिकल पियर्स ओवरराइड द कलेक्टिव एस्पिरेशन ऑफ मिलियन ऑफ मासेस. ऑब्वियसली बात है जनरल लेवल पे हम देखें, अगर पॉलिटिकल लीडर के अंदर पॉलिटिकल पीयर प्रेशर के तौर पे या पॉलिटिकल के हम तौर पे देखें एस्पिरेशंस जो हैं वो कितने उनके डिसीजंस में देखे जा सकते हैं. उस डिसीजन की वजह से मिलियंस ऑफ एस्पिरेशन जो पब्लिक, जनरल पब्लिक के फॉर्म में, उनको कितना इम्पैक्ट पहुंच सकता है. मीन्स एंड एंड्स बहुत बेसिक है. फॉर गेनिंग टेरिटोरियल एंड एक्सपेंशन एंड्स इन नेशन यूज रॉन्ग मीन्स ऑफ वॉर, border conflict, it leads to dangerous consequences which impact all concern of society even next generation. बहुत ज़्यादा चीज़ देखी जा सकती है. इशू ऑफ प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट डायमेंशन ऑफ वॉर्स. यहाँ पे अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आते हैं, कोई टॉपिक समझ में, तो आप कमेंट डाउन पे लिखिए. हम इसको कोशिश करेंगे पर्सनल लेवल पे वीडियोस रिकॉर्ड करके या किसी न किसी तरीके से आपके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन पहुँचाया जा सके. एथिक्स ऑफ वॉर should be enlightened to its properties response but the activity of nuclear attack. Mass massacre, global violation of war ethics changes war into disproportionate dimension. For example, attack on Ukraine nuclear reactor by Russia can amount to grave consequences to the world. ऑब्वियसली बात है किस तरीके से इंडिविजुअल कंट्रीज लड़ रही हैं, कंट्री के बीच में डिफ्रेंसिएशन, बट ग्लोबल लेवल पे हम देख सकते हैं. यहाँ पे भी मैंने लिखा था नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल इंटरेस्ट, और यहीं पे हम बोल रहे हैं कि किस तरीके से इन इश्यूज प्रॉपर डायमेंशंस नहीं होते कहीं ना कहीं. वॉर के कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होते, वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला करना जो सबसे घातक चीज़ देखी जा सकती थी वर्ल्ड वाइड भी. सो एट द एंड हम क्या लिख सकते हैं अबाउट वो नोबल. अब यहाँ पे हमने कोड को इस्तेमाल किया है, इसलिए हम कोड पढ़ते हैं शुरुआत में कि किस तरीके से कोड को हम समझते हुए हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें और उस कोड को हम हमारे आंसर्स में इंक्लूड करें ताकि हम मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक या नॉलेज हम पास, इंफॉर्मेशन हम पास कर सकें कहीं ना कहीं. नॉवल जॉन famously quoted that all war is a symptom of main failures as a thinking animal. Humankind should be understand the fact that war can never fix the problem. Aiming of prosperity and peaceful society can achieve through dialogues, diplomacy and decency. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. ये कोट यहीं तक है कहीं ना कहीं. ये कोट हमने भी डिस्कस किया था क्लास में पहले कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से ऑल वार इज अ सिम्टम ऑफ मैन फेलियर एज अ थिंकिंग ऑफ एनिमल. इंसान की जो सोच है वो एनिमल की तरह सोच है, वो एक वॉर जब शुरू होती है वो दिख जाता है कहीं ना कहीं. तो किस तरीके से हम कोड को इंडिविजुअली कंक्लूड करने के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी बहुत बेटर एग्जांपल हो सकता है, बहुत ही बेटर सॉल्यूशन हो सकता है कि किस तरीके से हम आंसर्स को लिख पा रहे हैं. ओके, चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स. सिर्फ 30 वर्ड्स के अंदर हमारे हर एक टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ क्या होता है, चैलेंजिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिवोशन ऑफ टू ड्यूटी क्या होता है. बेसिक से फॉर्मेट से, बेसिक से यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये कुछ डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको डिस्कस करें. यहाँ पे डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग चेंज भी की जा सकती है, आपको जैसा सही लगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, इट इज़ इंपॉर्टेंट केस एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट श्री Deepak Mishra wrote that constitutional morality is the strictest
sense implies to a strict and complete adherence to constitutional principles and adherence in the various segments of the document. It is required that all constitutional functionary to cultivate, develop a spirit of constitution where every action taken by them is governed by and in strict conformity with the basic tenets of constitution. For example, judgment of Supreme Court on सबरीमाला एंड हादिया केस एबोलिशन ऑफ सेक्शन 377 एक्सेट्रा। ये कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी होती क्या है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम जब किसी भी मॉरलिटी मतलब कि बेसिक प्रिंसिपल एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखते हुए या एडहेरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ है उनका ध्यान रखते हुए हमारी मॉरलिटी को डेवलप करने के या हमारे डिसीजंस के अंदर मॉरलिटी के तौर पे किसे इम्पैक्ट पड़े किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट हो वो उसका ध्यान रखते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी बोल सकते हैं उसको कहीं ना कहीं। यहाँ पे डेफिनेशन ये वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को पिक किया है जो ऑनरेबल सुप्रीम जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, दीपक मिश्रा सर के द्वारा, राइट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट जस्टिस जो हैं उनके द्वारा। सेकंड पार्ट क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द सिचुएशन अराइजेस व्हेन द पब्लिक ड्यूटी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कैसे होता है, जब पब्लिक लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पब्लिक ड्यूटी इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाए, पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाए, तब दोनों के अंदर डिस्प्यूट जनरेट होने लग जाते हैं या किसी सिचुएशन को लेके दोनों के अंदर पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते तो वहाँ पे हम उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। दिस इज अ केस वेयर consciousness being caught up in between the personal professional ends. For example, former ICICI chairman Chandra Kochar resignation from NEC CEO चित्र केस। किस तरीके से एक पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ इंसिडेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में पड़ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ हो रही है तो उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में पड़ रहा है, तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। किसी भी सिचुएशन बेस पे डिपेंडेंसी रख सकता है। इसके कई सारे और चीज़ें हो सकती हैं, हमको बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग में, बट ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल हम 30 वर्ड्स में किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ क्या होता है, प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द वर्च्यूज इन पब्लिक लाइफ। पर्सन विद हायर प्रॉपर्टी कंटेंट हैड हायर ग्रेड ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसेंसी, morality. Impartiality and non-partnership are key instrument of aptitude of probity in public life. For example, of Abdul Kalam sir, former Lal Bahadur Shastri sir, PM Lal Bahadur sir. प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे हम बात करें कि किस तरीके से एक ऑनेस्ट पर्सन, इंटीग्रेटेड पर्सन, ईमानदार पर्सन जब किस तरीके से पब्लिक लाइफ के अंदर अपने आप को कोट करता है, मतलब कि अपने आप को शो करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़े एग्जाम्पल्स रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर रहे हैं, फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री सर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने वाइफ को लेके कि उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आ जाते थे तो वो वापस गवर्नमेंट को लेटर लिखते थे कि हाँ उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं जिसका कोई यूज़ नहीं, तो गवर्नमेंट शुड टेक इट बैक। तो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ देखी जा सकती है। चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन तो आज के समय में सबसे ज़्यादा वास्ट लेवल पे फैल रहा है, सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। डिजिटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल डाटा फॉर्मेट। ऑब्वियसली बात है, डिजिटलाइजेशन क्या होता है पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। किस तरीके से आज के समय में जो भी डाटा पेपर पे है हम उसको जब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम डिजिटलाइजेशन बोल सकते हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, डिजिटल इलिटरेसी एंड इशू ऑफ डिजिटल डिवाइड अमंग पीपल। ऑब्वियसली बात है किस तरीके से कुछ लोग डिजिटल चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उनमें गैप जनरेशन होने लग गया। साइबर फ्रॉड्स एंड डिजिटल इकोनॉमिकल फ्रॉड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में। OTP स्कैम ये सब के तौर पे देख सकते हैं। साइबर वॉरफेयर हो सकती है, ऑब्वियसली बात है साइबर में डाटा लीकेज के एग्जांपल्स देख सकते हैं। मास सर्विलेंस एंड डिजिटल फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, होते ही हैं कहीं ना कहीं। इश्यूज ऑफ पुअर नेटवर्किंग कनेक्टिविटी विलेजेस साइड में देख सकते हैं। इनके आगे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते थे एक टर्म के तौर पे, राइट, किस तरीके से एग्जाम्पल बन सकते हैं। हाई एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस, ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की भी चीज़ें हो रही, तो ये सब एग्जाम्पल्स के तौर पे देखे जा सकते हैं किस तरीके से हो रही है कहीं ना कहीं। डिवोशन टू ड्यूटी, इट एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशन, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स ड्यूटी। Swami Vivekananda famously quoted, "Devotion to duty is the highest form of worship of God." For example, Nishkamma Karma concept of Bhagavad Gita
वे ऑफ लाइफ ऑफ मदर टेरेसा। डिवोशन टू ड्यूटी मतलब जब आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम को लेके आप कितने प्रचलित हैं, या फिर प्रचलित नहीं बोल सकते, कितने तत्पर हैं उस चीज़ को लेके, मतलब कितना आप उस एग्रेसिवली उस चीज़ को लेके टाइम दे पा रहे हैं, उस चीज़ को लेके अपना करते हुए काम कर पा रहे हैं एग्रेसिवली, पॉजिटिव साइड के ना, नेगेटिव साइड नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, तो उसे हम डिवोशन ऑफ ड्यूटी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोड भी हमने इंक्लूड कर दिया, एग्जांपल भी इंक्लूड किया, तो जिससे डेफिनेशन और इन्हेंस हो जाती है कहीं ना कहीं, राइट। तो हम इस तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल, मदर टेरेसा जी का एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से वो एज ए भगवद गीता के एक श्लोक, निष्कम कर्मा मतलब बिना किसी की एक्सपेक्टेशन रखते हुए किसी चीज़ के रिगार्डिंग काम करते रहना, तो वो डिवोशन ऑफ ड्यूटी का एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर की अंडरस्टैंडिंग हम कितना समझ पाए वो क्लियरली इन्विजिलेटर पे पहुंचा पाए, इन्विजिलेटर के पास पहुंचा पाए कि हाँ, पॉसिबली वी आर द बेस्ट वन टू राइट द आंसर एंड दिस आंसर इज द परफेक्ट वन टू बी गिवन एज अ मार्क्स, राइट। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होपफुली आपको क्लियर हुई होगी। सो होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया, किस तरीके से हमारे अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से आंसर्स लिखने हमें, राइट। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।